तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना तो मैं इसको फिर कंटिन्यू करूँगी। इसमें 5 क्वेश्चन है फ़िलहाल। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दूँ, ये एक डेमो वीडियो होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें स्टैटिक और करंट के क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज मैं केवल 5 ही क्वेश्चन लेके आई हूँ और उसकी मैं व्याख्या भी करूँगी। ठीक है, और जो भी करंट में क्वेश्चंस बनेंगे करंट के, वो ही क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। ठीक है, और ये वीडियो स्टेट पीसीएस कोई भी हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और हो सकता है यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चन उससे आ भी सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हाल ही में एक रिपोर्ट जो है जारी की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पॉज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगी। तो आप पॉज कर लीजिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक। ठीक है, तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, जारी विश्व बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विश्व बैंक। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या जो है, हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की थी, जिससे पता चला था कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है 2024 के अंत तक काफ़ी खराब प्रदर्शन करेगी, जो कि 30 वर्षों में जीडीपी के आधे दशक की सर्वाधिक धीमी वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है, जो जीडीपी है उसका जो 30 वर्ष है उसके आधे दशक की सर्वाधिक धीमी वृद्धि 2024 के अंत तक मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई है। तो विश्व बैंक के द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच, आईएमएफ, विश्व बैंक या फिर ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में WEF यानी विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन जिसमें तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, ग्रह के तापमान में वृद्धि और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे गंभीर जोखिमों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, विकल्प ए जो है वो सही है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया है। तो ये कुछ जोखिम है जो कि इसमें बताए गए थे, जैसे कि तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता और जो ग्रह हैं उनके तापमान में वृद्धि। ठीक, तो ये सारी की सारी क्या है, जोखिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप होता है। सेकंड है, यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसकी प्राथमिक सहायक नदी किशन गंगा नदी है। तो उपर्युक्त में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ए केवल केवल दो और तीन, एक और तीन, या एक दो तीन। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। झेलम नदी के बारे में आपको बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका राइट आंसर करिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा बी, 2 और 3। ठीक, यह सिंधु नदी की सहायक नदी है और इसकी प्राथमिक जो सहायक नदी है वो किशन गंगा नदी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है इसका जो मैंने बताया बी सही था। तो ये क्या है, कश्मीर हिमालय की झेलम बेसिन है। कश्मीर हिमालय की झेलम जो है कश्मीर हिमालय से आपको पता है, और उसका एक बेसिन है। तो झेलम द्रोणी या फिर बेसिन का अपवाह ऊपरी झेलम नदी से होता है, जिसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रृंखला के तल पर स्थित एक अनंतनाग के वेरीनाग में एक झरने से होता है। कहाँ से होता है, अनंतनाग के वेरीनाग एक झरना है, वहां से होता है। किस घाटी से, कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रृंखला से, ठीक है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और वूलर झील से होकर गुजरती है। तो इसका जो कथन पहला था वो गलत हो गया था इसी चक्कर में, ठीक है। अगला और आगे देखते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी के रूप में झेलम नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी नदी प्रणाली योगदान देती है। यह नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जहां यह चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये सही था, ठीक है। और लास्ट है इसकी प्राथमिक सहायक नदी किशनगंगा नदी, जो कि कुनहार नदी इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कंगहान घाटी में कोहाला पुल के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान को जोड़ती है। तो इसका कथन जो तीसरा था वो भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें कहा गया है कि यक्षगान मेले के संबंध में आपको इनमें से विचार करना है जो कथन दिए हैं। तो पहला कथन है कि यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। अगला है, इसमें सभी भूमिकाएं पुरुषों को निभाते हुए दिखाया गया है और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका इसमें नहीं है। तो उपर्युक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ का राइट होगा केवल एक, ठीक है। तो एक जो है वो सही है। यक्षगान जो है कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो व्याख्या है वो ये है, यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है, जो कि कथन पहला है वो सही है। इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को सभी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है, लेकिन महिलाएं अब इन मंडलियों का हिस्सा जो है अब बनने लगी हैं। तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाला जो था, इसीलिए ये गलत है, ठीक है। और मुख्य तत्वों में रामायण या महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की प्रासंगिक कहानियां इसमें शामिल होती हैं। चंदे, हारमोनियम, मैडल, ताल, बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र इसमें जो है प्रदर्शन करते हैं। और शालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला, मंदारती मेला जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन कौन से मेला, शालिग्राम, धर्मस्थल और मंदारथी जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं। अगला, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ आपको प्रावधान दिए हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि इनमें से कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से, इन तीनों में से कितने सही सुमेलित हैं। केवल एक सही है, दो सही है, या तीनों सही है, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों में से केवल एक ही जो है वो सही है। तो कौन सा सही है इसमें से, अनुच्छेद 28 जो है वो सही है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 28 में कहा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है।
तथा किसी भी धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी भी धर्म को, यहाँ पर आपको पता है कितने सारे धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी क्या है धर्म है। तो इसमें से कोई भी जो धर्म है देश का आधिकारिक धर्म नहीं घोषित किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास एवं प्रचार। तो यहाँ पर युग में जो है सही नहीं है पहला। 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। और अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, 27 में किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। ठीक है। और इसलिए तीसरा सही हो गया था। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और